lecture number 40. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lecture, we will continue our discussion and rotational dynamics. In today's lectures, we will talk about the torque. ठीक है, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टार्क के बारे में, और ये हमारे पास जो पिछले से हम पढ़ते आ रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स को, मतलब उसी का हिस्सा है। ये लेक्चर उसी चैप्टर का हिस्सा है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिस तरह की पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इससे पहले लेक्चर में, कि हमारे पास जो ट्रांसलेशंस और रोटेशनल एनालॉजीज है, मतलब एनालॉग है, मतलब सिमिलरिटीज़ है दोनों के बीच, या हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो कैसे लिंक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। सो इसमें हम एक टर्मिनोलॉजीज़ का एक और इजाफा करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट के हाउ the displacement in both translation and rotations dynamics they are being linked, या जो है काइनेमेटिक्स में और रोटेशनल डायनामिक्स में वो दूसरे के साथ वो लिंक कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी को हमने कहा था कि दोनों कैसे लिंक कर रही है। फिर एक्सेलरेशन के बारे में हमने बात की थी कि एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और रोटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब या एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो कैसे एक दूसरे के साथ वो लिंक कर रही है। ठीक है, या इनका करस्पॉन्डेंस जो टर्म है, मतलब एक ट्रांसलेशन में है तो उसका जो करस्पॉन्डेंस टर्म है रोटेशन में, वो क्या है। तो आज हम एक और टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पर ऐड करेंगे कि ट्रांसलेशंस में या डायनामिक्स में, मतलब हमारे पास एक फैक्टर है, एक एजेंट है, दैट वी कॉल फोर्स। फोर्स को हमने डिफाइन किया था कि व्हाट इज फोर्स। ठीक है, सो फोर्स के लिए हमारे पास मतलब रोटेशन डायनामिक्स में जो एनालॉजीज है, दैट एनालॉजी वी कॉल दैट टॉर्क। ठीक है, उसको हम कहते हैं टॉर्क, और टार्क को हम डिनोट करते हैं टा से। अब टार्क क्या है, टार्क की यूनिट क्या है, और टार्क से हम क्या क्या कर सकते हैं। इन टुडेज लेक्चर वी विल हैव द डिस्कशन अबाउट दैट, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टार्क से कि टार्क हमारे पास क्या है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, जब हम बात करते हैं रोटेशन लैंग्वेज में या रोटेशनल डायनामिक्स में, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ को हमने उसको डिस्कस किया था डायनामिक्स में, मतलब जब हम लीनियर डायनामिक्स को डिस्कस कर रहे थे कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसलेटरी मोशंस, तो उसमें हमने न्यूटन लॉ को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर न्यूटन लॉ से मुराद है कि हम इसको रोटेशनल डायनामिक्स में वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम फोर्स की बजाय टार्क को ले रहे हैं, कि मतलब जो फोर्स की एनालॉजी है हमारे पास, मतलब इधर रोटेशनल डायनामिक्स में वो हमारे पास टार्क है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम कुछ ऐसे मतलब बयान करते हैं रोटेशनल डायनामिक्स में, कि a rotating body will continue to rotate at a constant angular velocity unless an external torque acts। ठीक है, कि हमारे पास एक बॉडी है, वो बॉडी क्या करेगी, वो बॉडी कंटिन्यूसली रोटेट करेगी एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ। किस वक्त तक, उस वक्त तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल टार्क अप्लाई ना हो। आसान अल्फाज में यह है कि जब तक एक्सटर्नल टॉर्क किसी बॉडी पे अप्लाई ना हो, तो अगर वो बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही है तो वो कंटिन्यूसली वो क्या करेगी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो रोटेट करती रहेगी। मतलब ये हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है रोटेशनल डायनामिक्स में। ठीक है, सो यहाँ पर क्लियरली टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू डिफाइन द कांसेप्ट ऑफ टॉर्क। अब ये जो है यहाँ पर हमने बात तो की है कि टार्क, ठीक है, अब टार्क को हमने कहा था कि एनालॉजी है, मतलब करस्पॉन्डेंस है फॉर द फोर्स, मतलब बिल्कुल फोर्स की तरह एक क्वांटिटी है रोटेशनल डायनामिक्स में। लेकिन है क्या, टार्क है क्या। ठीक है, सिमिलरली हम न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं। सो रोटेशनल लैंग्वेज में वी आल्सो नीड टॉर्क, हमें यहाँ पर भी टॉर्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो हम कहते हैं टू काज ए बॉडी टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस इट रिक्वायर अ फोर्स, ठीक है, दैट वी डिनोट बाय एफ। ठीक है, और हम कहते हैं काज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा। हम बात करें कि हमारे पास एक बॉडी है, और उस बॉडी को हम चाहते हैं कि वो क्या करे, एक एक्सिस के गिर्द, मतलब हम चाहते हैं कि ये रोटेट करे। सो उसी रोटेशन के लिए आपको पता है कि हमें फोर्स रिक्वायर होगी। अगर हमारे पास फोर्स है तो तभी हम उस बॉडी को क्या करते हैं, अबाउट फिक्स एक्सिस हम उसको मूव कर सकते हैं, या हम इसमें एंगुलर एक्सेलरेशंस दैट वी डिनोट बाय अल्फा
हम उसको मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन या बॉडी को रोटेट करने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत होती है। बट यू शुड रिमेंबर दैट the location of the force on the body and the directions it acts are also important। कि जब आपके पास एक बॉडी है, उस पर आप फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि अगर बॉडी एक खास एक्सिस के साथ मतलब है जुड़ी है और फोर्स से वो बॉडी रोटेट करती है, आप फोर्स अप्लाई करते हो, बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, वो रोटेट करने लगती है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि जो फोर्स होता है, जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं, उसकी जो डायरेक्शंस है, ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, उस डायरेक्शन को भी समझना ज़रूरी है। मतलब आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि आप किस लोकेशन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मतलब लोकेशन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी। कि कोई जो बॉडी है जिसको आप रोटेट करना चाहते हैं, आपको मतलब ये ज़रूर समझना है कि बॉडी के किस जगह पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है। मतलब ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, और ये आगे हम मज़ीद फिर डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्यों ज़रूरी है। कि आपने न सिर्फ ये कि जगह का भी तयन करना है और बल्कि उसके साथ साथ डायरेक्शन का भी तयन करना है कि किस जगह पर और किस डायरेक्शन पे आपने फोर्स अप्लाई करना है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सो दैट लीड टू इंट्रोड्यूस द टार्क कंसेप्ट, और इसी से हम क्या करते हैं, टार्स के की मतलब इंट्रोडक्शंस का मतलब जो मेन कंसेप्ट है वो यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी भी बॉडी पे, मतलब एक रोटेटिंग बॉडी पे, तो हम कहते हैं कि जो एक्सेलरेशन आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। सो यहाँ पर एक लेंथ है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड फोर्स। कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है उनके दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे दैट मच एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस in that particular body, but from acceleration we need that angular accelerations, ठीक है, and that is being proven from the experiment। ये हमारे पास experimental analysis है। but you should also remember that के alpha, that is the angular accelerations, is also proportions to what is also proportions uh, to the distance from the point of the application of F to the hands, that is lever arm। ठीक है, कि अल्फा न सिर्फ ये कि मतलब ये डिपेंड करती है अप्लाइड फोर्स पे, बल्कि ये आल्सो डिपेंड करती है कि जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो मतलब एप्लीकेशन जो जगह है जहाँ पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से मतलब जो सेंटर एक्सिस है उसके दरमियान डिस्टेंस क्या है। the distance from the point of the application of the force to the hangs, ठीक है, जिसको हम वो जो हैंग वाली जगह है इसको हम कहते हैं लीवर आर्म, या इसको ये हम आम जुबान में जो प्रीवियस फिजिक्स आप पढ़ते आ रहे इसको हम कहते हैं लीवर आर्म या मोमेंट आर्म। ठीक है, या हम कहते हैं कि वो सेंटर जो एक्सिस है उसका और जिस जगह पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मतलब उसके माबेन जो डिस्टेंस है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये उस पर भी डिपेंड करता है। एक तो हम कहते हैं ये फोर्स पे अप्लाई कर रहा है, और दूसरी जो डिस्टेंस है सेंट्रल एक्सिस से मतलब सेंट्रल एक्सिस से लेकर उसी पॉइंट तक जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस तक ये क्या है, उस तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर यू ट्राइंग टू अप्लाई द फोर्स। सो एक्सेलरेशन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है, एक फोर्स पे और दूसरी मतलब एक और रिलेशन है वो है कि मतलब ये मोमेंट आर्म के पे भी वो डिपेंड करता है। व्हाट इज मोमेंट आर्म? मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द अप्लाइड फोर्स फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मतलब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर हम एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं लीवर आर्म। सो लीवर आर्म से क्या मुराद है, इस लीवर आर्म को थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी इट हेयर इन दिस पर्टिकुलर फिगर। इस पर्टिकुलर फिगर में ये हमारे पास हैंज है, दैट इज कॉल्ड हैंज। ठीक है, यहाँ पर हम देखें दो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज फोर्स ए हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, दिन फोर्स बी वी आर अप्लाइंग इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखें कि जो हैंग्स है, अब दोनों फोर्सेस का डिस्टेंस यहाँ पर मुख्तलिफ है।
ये जो फोर्स B है इसका डिस्टेंस दैट वी हैव डिनोटेड फ्रॉम द हैंड्स दैट वी से दैट आर बी, and from the point A, this distance is r a, ठीक है। सो जिस तरह हम बात करें कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शन टू द फोर्स, सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इफ फोर्स हमारे पास क्या है, फोर्स लार्ज होगा, सो वी विल हैव अ लार्ज एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एक कंसेप्ट तो ये है दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड, लेकिन दूसरी कंसेप्ट है बट आल्सो इज प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द हैंड्स, ठीक है। कि लीवर आर्म पे भी ये डिपेंड कर रहा है कि लीवर आर्म के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शंस है। मतलब अगर लीवर आर्म ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। मतलब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो हमारे पास जो टार्क होगा या जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट विल बी ग्रेटर, दैट विल बी we will have a huge amount of the angular accelerations at the moment arm is मतलब large, moment arm is large, so we will have a large quantity, a large magnitude or a huge magnitude of angular acceleration। कि मतलब अगर ये मोमेंट आर्म बड़ा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मोमेंट आर्म कम है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मतलब जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन वो क्या होगा, वो कम होगा। और इसकी आसान मिसाल ये है कि आप एक दरवाज़ा है, वो दरवाजे को आप बंद कर रहे हो, तो उसको आप हैंडल से बंद करें, बिल्कुल हैंडल के बीच आप देखें कि हैंग्स और हैंडल के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा हो, तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करके बंद कर दें, और फिर आप उसको दरमियान पे मतलब डिस्टेंस को कम करके दरमियान से धक्का लगाए, तो आपको फील होगा कि जब आप हैंडल से मतलब बिल्कुल ज़्यादा डिस्टेंस से उसको करते हो, तो मतलब आपको कम फोर्स अप्लाई करना होगा बनिस्बत ये कि आप उसको दरमियान से जब पुश करते हैं। So that's how means we have the experimental proof from experiment that the angular acceleration is being dependent on the two factors. One is the magnitude of the force, ठीक है, और दूसरी जो है लीवर आर्म है, लीवर आर्म पे और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, और दूसरी है कि फोर्स को हम अप्लाई कहाँ पर कर रहे हैं, दैट इज लीवर आर्म पे, कि इन दोनों चीज़ों पे वो डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में कि मतलब दोनों फोर्सेस, अब यह है कि इसी केस में यहाँ पर दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड हमारे पास बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि अगर दोनों फोर्स हमारे पास बराबर हो, ठीक है, तो इनमें से क्या है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, बट विच गिव्स अ ग्रेटर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब ये एक आम क्वेश्चन है, आपसे बाज़ दफ़ा प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर देखो दोनों फोर्स है, एक यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करें, यहाँ पर फोर्स अप्लाई करें, सो कौन सा फोर्स ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। सो दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, वो यहाँ पर हमने डिस्कस की है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स वो क्या है, वो भी मैटर करती है, मोमेंट आर्म डिपेंड कर रही है। तो स्क्वायर एब्वियस मतलब आपको पता है कि मतलब लेवल आर्म कौन सा बड़ा है, आर ए आर बी इज इक्वल टू लेवल आर्म। सो फॉर एफ ए एंड एफ बी जो है एक्सेलरेशन है दैट इज बीन प्रोपोर्शन टू द लेवल आर्म। अब लेवल आर्म के प्रोपोर्शन है, लेवल आर्म बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, लेवल आर्म छोटा होगा सो एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन कम होगी। सो यहाँ पर बाय दैट कंसेप्ट यू कैन इजीली गिव द आंसर कि कौन सी वाली जो फोर्स है वो ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी और कौन सी वाली कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी। बट यहाँ पर आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि लेवल आर्म इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कि लेवल आर्म है क्या, लेवल आर्म इज बेसिकली वी डिनोट बाय आर विद अ परपेंडिकुलर साइन, ठीक है। And we are saying that it's the perpendicular distance of the axis of rotations from the line of actions of force F, ठीक है। कि लाइन ऑफ एक्शंस का ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन तक ये क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। मतलब लाइन ऑफ एक्शन के जहां पर जिस पॉइंट पे हम फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं और सेंट्रल एक्सिस के दरमियान ये क्या है, ये इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशंस, ठीक है, फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शंस ऑफ फोर्स, ठीक है। कि ये इन दोनों के बीच क्या है, कि मतलब ये क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शंस का, जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई वो कर रहे हैं, ये इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं,
ठीक है, यहाँ हम कहते हैं कि मोमेंट आर्म क्या है, मोमेंट आर्म इज इक्वल टू डिस्टेंस विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द एक्सिस ऑफ रोटेशंस, ठीक है, and to an imaginary line drawn along the direction of the force, that is line of action, इसको हम line of actions कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लीवर आर्म है उसकी डिफिनीशन है। सो आपसे कहा जाता है कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशंस, सो आप मतलब कह सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशंस इज प्रोपोर्शन टू द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द लीवर आर्म, that is equal to what, that is equal to F and the perpendicular distance, that is the force and the perpendicular distance. So now how you define the torque, आप टार्क को डिफाइन कैसे करते हैं, आप टार्क को डिफाइन करते हैं, टार्क is basically a quantity that we denoted by what, that we denoted by ta, ठीक है, and that is equal to fr, ठीक है। So we remember f and r both they are perpendicular to each other, that is जो टॉर्क है that cause the angular acceleration, this is the cause for the angular accelerations, or we can say that sometime you know that in your basic physics book whenever you are asked that what is the torque, so आपने जवाब दिया कि टार्क हमारे पास एक फोर्स है जो किसी बॉडी में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो आपने कहा था कि कोई बॉडी है उस पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, वो फोर्स में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सो आप कहते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये जो फिनोमेनाज है इसको हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क हमारे पास क्या है, टॉर्क बेसिकली अ वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमारे पास क्या है, जो टॉ है लोअर केस ग्रीक लेटर है हमारे पास, ये जो वर्ड है ये क्या है, ये बेसिकली लोअर केस ग्रीक लेटर है जिसको हम बोलते हैं या प्रोनाउंस करते हैं टा, टी ए यू टा, ठीक है। अच्छा, सो जस्ट एज एंड द लीनियर मोशंस, वी लीनियर केस में हम कहते हैं कि फोर्स काजेस द लीनियर एक्सेलरेशंस, कि लीनियर मोशन में कहते हैं कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो सिमिलरली यहाँ पर हम कहते हैं कि आप किसी बॉडी पे जब टॉर्क अप्लाई करते हो तो उसमें वो क्या करती है, वो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो ये हमारे पास दोनों के बीच वो सिमिलरिटीज़ है। अब जिस तरह आपके घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि दरवाज़ा है, दरवाजे के साथ ये हैंग्स लगे होते हैं, तो आप दरवाजे को खोलते हो बंद कर देते हो, मतलब हैंडल से, हैंडल पे आप फोर्स अप्लाई करते रहते हो। सो आपने नोट किया होगा कि व्हाट एक्चुअली हैपन व्हाइल यू आर ओपनिंग और क्लोजिंग द डोर, ठीक है। सो डोर हैंग्स को आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा लेकिन नोटिस नहीं किया होगा, या नोटिस मतलब आप लोगों ने अननोटिस उनको देखा होगा, मतलब उस पर गौर नहीं किया होगा। सो आज के लेक्चर के बाद आपने थोड़ा बहुत इस पर गौर करना है, ठीक है। आप उसको मुख्तलिफ जगह से दरवाजे को खोलें और बंद करें, और जो इफेक्ट आपको जो फ़र्क महसूस हो उसको अपने ऑब्जर्वेशन में या अपने बुक में अपने साथ इसको नोट कर लें। सो यहाँ पर हम कहते हैं जिस तरह आप इसको देख रहे हैं कि फोर्सेस एट एंगल्स आर लेस इफेक्टिव, फोर्सेस एट एंगल्स आर लेस इफेक्टिव, ठीक है। अब इसका क्या मतलब, यहाँ पर देखें कि हम मुख्तलिफ डायरेक्शन में, यहाँ पर ये दरवाजे का हैंडल है, अब इस पर हम मुख्तलिफ डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो ये हम कहते हैं कि ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो बात करें कि जो फोर्सेस है वो एंगल्स पे क्या है, एंगल्स पे लेस इफेक्टिव मतलब हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे टॉर्क्स में। तो टॉर्क्स में हम यहाँ पर कहते हैं कि टॉर्क्स में यहाँ पर देखो मुख्तलिफ फोर्सेस है, फोर्स ए, फोर्स सी एंड फोर्स डी, मतलब हम यहाँ पर तीन फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। सो जो फोर्स ए है इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि जो टॉर्क दैट वी गेट बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ए दैट इज इक्वल टू टॉ ए इज इक्वल टू आर ए एफ ए, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट के जो फोर्स ए है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म, ये मोमेंट आर्म के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो हमारे पास मैक्सिमम टार्क होगा, मतलब पहले हम थोड़ा सा इनके टार्क्स को लिखते हैं फिर बाद में डिस्कस करते हैं वो कौन सा वाला टार्क या कौन सा वाला फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा। कि मतलब ये जो फोर्स सी है इसकी वजह से जो टार्क होगा इट्स गिवन बाय दिस। सिमिलरली वी से दैट के जो है
force d है, fd है, the torque due to this quantity will be given are equal to 0. ठीक है, since the lever arm is 0. ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप देखें कि टार्क को जो हमने डिफाइन किया कि ये एंगल पे डिपेंडेंट है. अगर एंगल मतलब यहाँ पर है कि क्या है, परपेंडिकुलर है, एंगुलर मैक्सिमम है, सो वी विल हैव द मैक्सिमम टॉर्क. तो यहाँ पर देखिए एफ ए इज बेसिकली व्हाट, एफ ए इज एट 90 डिग्री. ठीक है, तो टा की जब हम डिफिनीशन करते हैं कि टा इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, और हम कहते हैं कि देखो फोर्स की मुख्तलिफ कंपोनेंट होती है. सो यहाँ पर हम कहते हैं कि ओनली द कंपोनेंट परपेंडिकुलर only the perpendicular component of the force is producing the torque. कि फोर्स के दो कंपोनेंट है जब वो किसी बॉडी पे ऐड कर रहे हैं, सो जो फोर्स का यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में है जो मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट विल जस्ट बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी. लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट वर्टिकल कंपोनेंट, it will produce torque or rotational effect in the body, or rotating effect in the body. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एंगल हमारे पास क्या है, एंगल इज 90 डिग्री बिटवीन द मोमेंट आर्म एंड द अप्लाइड फोर्स, सो वी विल हैव द टॉर्क इक्वल टू मैक्सिमम. फिर सी केस में आप देखें कि एंगल यहाँ पर डिक्रीज कर जाती है, एंगल डिक्रीज कर जाती है, तो यहाँ पर टार्स में क्या गया, टार्स में कमी आएगी. यहाँ पर हमने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया, हमने जस्ट यहाँ पर मेंशन किया कि टार्क सी इज इक्वल टू आर सी एंड एफ सी. ठीक है, लेकिन इस केस में हमने एफ डी को मेंशन किया कि यहाँ पर एंगल जीरो हो जाती है. आप चाहे कितनी ही फोर्स अप्लाई करें, आप इसको मूव नहीं कर सकते, दरवाजे को आप बंद या क्लोज नहीं कर सकते. इस फोर्स से आप चाहे मर्जी जितना फोर्स अप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास क्या है, दोनों के बीच जो एंगल है दैट इज इक्वल टू जीरो. तो साइन थीटा जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो टोटल टार्क इक्वल टू जीरो. ठीक है, सिंस द लेवल आर्म इज जीरो. ठीक है, फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि टार्क टी सी इज स्मॉलर देन टार्क ए. द टार्क ड्यू टू फोर्स सी is smaller than the torque A, और वो हमने मेंशन की क्योंकि यहाँ पर एंगल्स क्या है, here angle we have 90 डिग्री but here is almost 45 डिग्री. सो ये वाली टार्क हमारे पास मैक्सिमम है, और इसकी रीज़न हमने यहाँ पर बयान किया कि the level arm for A is the distance from the knob to the hands. ठीक है, so the level arm for D is 0, the level arm for C is as shown. ठीक है, जिस तरह के उसको बयान किया गया है. अब यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद उसको हम मैथमेटिकली ये जो चीज़ें हमने बयान की, थोड़ी सी हमने इसको शॉर्ट लिखा है, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इसमें मुश्किल पेश आएगी इसको अंडरस्टैंड करने में. तो थोड़ा सा और डिटेल में हम इसको लेते हैं इसी एग्जांपल को, कि मतलब हम इन जर्नल में वी राइट द टार्क दैट इज टा इज इक्वल टू आर एफ. ठीक है, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के क्या है, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो जिस तरह आप लोगों को पता है कि आर मतलब ये फोर्स जो है ये हमारे पास क्या वेक्टर क्वांटिटी है. सो वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट में डिसॉल्व करते हैं. दैट इज वी हैव पैरेलल कंपोनेंट एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट. ठीक है, वो यहाँ पर आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये फोर्स है. सो फोर्स के यहाँ पर क्या है, ये अप्लाइड फोर्स है, तो इस अप्लाइड फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक पैरेलल है दैट इज पैरेलल टू द डोर एंड द अदर इज परपेंडिकुलर टू द डोर. ठीक है, सो यहाँ पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो देखो तो ये क्या करता है, ये बेसिकली इसके ये वाला कंपोनेंट. सो देयर इज नो कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द पैरेलल कंपोनेंट, द कंपोनेंट दैट इज पैरेलल टू द डोर एज डूइंग नथिंग. ठीक है, वो यहाँ पर इसी कंडीशन पे मतलब हम कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहा. सो अब जब फोर्स आप अप्लाई करें, जो वर्टिकल जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उस परपेंडिकुलर फोर्स के ज़ेर असर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो बॉडी है वो रोटेट करेगी. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये बिल्कुल स्टॉप होगा. अब चाहे कितना ही फोर्स अप्लाई करे, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, जो पैरेलल कंपोनेंट है, देयर विल बी नथिंग, नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दिस फोर्स, फ्रॉम दिस फैक्टर toward to the torque, no contributions. The only contribution we have will be from the perpendicular component of the force. ठीक है, और वो हमारे पास जो perpendicular component है that is equal to perpendicular component is equal to f sin theta. जो parallel component है that is f cos theta. So this why in our relations that is and the definition of torque we utilize f sin theta. Why is that? Because we are saying that the contribution to the torque is only from
the perpendicular component of the force, or we can say this because of the vertical component of the force. इस वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ये टार्क प्रोड्यूस हो रहा है. सो दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग एफ साइन थीटा. एफ साइन थीटा का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशंस है टर्निंग इफेक्ट को वो वर्टिकल कंपोनेंट से है, ठीक है, या परपेंडिकुलर कंपोनेंट से, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग एफ कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि अगर एफ कॉस थीटा होता तो इसका मतलब होता कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये टॉर्क जनरेट कर रहा है या इस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क आ रहा है, तो इस वजह से हम ये एफ कॉस थीटा नहीं लिख सकते. सो नॉर्मली दिस क्वेश्चन पीपल आस्क, ठीक है. सो ये सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर है कि अगर हम मतलब फोर्स को हम कांस्टेंट लेते हैं, मतलब हम कहते हैं कि एंगल चेंगल वो नहीं है, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो मोमेंट आर्म है, मतलब मोमेंट आर्म भी हमारे पास, लेट्स सपोज अगर हम इसको वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करें, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर भी हम कहते हैं कि इसका हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है. सो जो वर्टिकल कंपोनेंट है आर साइन थीटा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टार्क, हमारे पास टार्क होती है तो फिर हमने ये वाला कंपोनेंट पुट करना है. दोनों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों फॉर्म में हमारे पास जो टॉर्क की डिफिनीशन है दैट इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है. साइन थीटा इज बिकॉज we are taking either the perpendicular component, either that of the moment arm or the force, ठीक है. कि दोनों का हम क्या कर रहे हैं कि अगर एक को हम कांस्टेंट रखते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, दूसरे को वेक्टर लेते हैं, तो वो जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी द वर्टिकल कंपोनेंट और द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है. वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम ले रहे हैं. अब यहाँ पर जो यूनिट है, यूनिट फॉर द टार्क इज, मतलब यहाँ पर आप देखते हैं इस रिलेशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है फोर्स है, दूसरी हमारे पास डिस्टेंस है. ये मोमेंट आर्म बेसिकली डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है. तो फोर्स की यूनिट हमारे पास क्या है, यूनिट फॉर फोर्स इज न्यूटन्स एंड दैट फॉर द डिस्प्लेसमेंट और फॉर द डिस्टेंस इज मीटर्स, ठीक है. सो द यूनिट फॉर द टार्क इज न्यूटन मीटर्स, और यू कैन आल्सो कॉल दैट मीटर न्यूटन. तो मीटर ये न्यूटन या न्यूटन मीटर, दैट इज द यूनिट फॉर द टार्क. ये हमारे पास टार्क की यूनिट्स है. So in general, we write the torque, T is equal to RF. So R and F, they both are perpendicular to each other, ठीक है. Resolving F into component, that is parallel and perpendicular component. So torque is equal to R perpendicular component, ठीक है, कि मतलब जो मोमेंट आर्म है और इसके साथ जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है उसके बराबर है. या इन जर्नल फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. ये हमारे पास मोर जर्नल फॉर्म है और ये ज़्यादा एक्यूरेट यही फॉर्म है, ठीक है. मतलब अगर नॉर्मली स्टूडेंट इस फॉर्म में और इस फॉर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये हमारे पास सबसे आसान और मोर जनरल फॉर्म है कि टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा. लेकिन यहाँ पर भी अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं कि वाई एफ साइन थीटा, वाई नॉट कॉस थीटा. तो वो रीज़न हमने मेंशन की कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर या वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब इधर ऑफ डिस्प्लेसमेंट और ऑफ द फोर्स, ठीक है. और फिर आपने आगे भी मेंशन करना है कि अगर हमने वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, फिर दूसरे की हमने क्या करनी है, दूसरे के कौन से कंपोनेंट लेना है, फिर इसका आपने मेंशन करना है कि हमने इसका मैग्नीट्यूड वो लेना है. और यूनिट जो है वो हमारे पास, जिस तरह हमने पहले बात की थी, न्यूटन मीटर्स. तो मोर देन वन टार्क, अगर हमारे पास मोर देन वन टार्क हो तो फिर हमारे पास क्या होगा, देन वी से दैट जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है, हम वो कहेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शन टू द नेट टार्क. बहुत सारे टार्क अगर हमारे पास होंगे तो इस केस में हम कहते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शन होगी नेट टार्क के, दैट वी इक्वल टू समेशन ऑफ टार्क, और वी कैन से दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द टार्क्स. So we should utilize the following sign convergence, कि अगर हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, so that for that we will consider the torque is a positive, ठीक है. काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए टार्क हम पॉजिटिव लेंगे. लेकिन अगर हमारे पास क्या होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, so for clockwise rotations we will take torque as negative, ठीक है. सो दैट यू शुड रिमेंबर, मतलब ये हमारे पास साइन कन्वर्जन है. काउंटर क्लॉक वाइज रोटेशन के लिए टार्क पॉजिटिव होगा और क्लॉक वाइज रोटेशन के लिए टार्क वो नेगेटिव होगा. अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है कि बाय यूटिलाइजिंग द कंसेप्ट ऑफ द टार्क
you should have to have a clear look on the example number 8.9 inside your book, ठीक है। उस पे आपने फोकस करना है एंड दैट यू हैव टू सॉल्व, ठीक है। आपने मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ के लिए उसको सॉल्व करना है, दैट इज़ यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल टार्क। तो टोटल टार्क आपको पता है कि यहाँ पर देखिए हमारे पास इनर डायमीटर एक कम्पैक्ट डिस्क है या सीडी है, तो यहाँ पर इनर डायमीटर्स है, मतलब इनर डिस्टेंस है, इनर मोमेंट आर्म है और आउटर मोमेंट आर्म है। तो आपने टोटल टार्क को कैलकुलेट करना है। सो टोटल टार्क बाय वेक्टर समेशंस यू हैव दिस रिलेशंस, और इसी रिलेशन को आपने पहले टा ए को कैलकुलेट करना है, जिस तरह पहले लेक्चर में एग्जांपल में हमने किया था। एक रिलेशन कैलकुलेट करना था, तो पहले हमने इनर के लिए किया था, फिर आउटर के लिए किया था, और फिर दोनों को सम किया था। दैट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू कंसल्ट द बुक फॉर फर्दर डिटेल्स। मतलब आपने जस्ट समेशंस दोनों को सम करना है, सो यू विल गेट द फाइनल वैल्यू। सो अगेन हमारे पास जो ट्रांसलेशन और रोटेशनल एनालॉजीज है, मतलब उसी कनेक्शंस को आपने जहन में याद रखना होगा। अब मज़ीद इसमें यह है कि देखो बाकी सारे चीज़ हमने फोर्स तक हम आ गए कि फोर्स की जो एनालॉजी है दैट इज़ टॉर्क, दैट वी डिनोट बाय टॉर्क। लेकिन अब एक और क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं मैस। ट्रांसलेशन मतलब काइनेमैटिक्स या डायनामिक्स में हम कहते हैं मैस है हमारे पास। अब इसकी जो रोटेशनल एनालॉजी है वो क्या है? सो हेयर वी हैव अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ तक हमने चीज़ें डिस्कस की कि ये हमारे पास कनेक्शंस हैं, लीनियर्स और एंगुलर के हमारे पास कनेक्शंस है, लेकिन हम मज़ीद यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं मैथ्स को। तो मैथ्स के लिए हमारे पास यहाँ पर कौन सी टर्मिनोलॉजीज होगी रोटेशनल डायनामिक्स में, सो ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।